नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 12 की क्लास कर रहे थे। आज हमारी अध्याय 12 की तीसरी क्लास है, जिसकी शुरुआत हम धारा 211 से करेंगे। तो धारा 211 जिसमें विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है कोई नाली जो मल नाली अर्थात सीवर से संसक्त हो या जुड़ी हुई हो, भवन या भूमि के जल निकास के लिए पर्याप्त हो, लेकिन नगर पालिका की मल वहन की सामान्य पद्धति के अनुकूल ना हो, तो भूमि या भवन के जल निकास के लिए प्रभावी नाली की व्यवस्था करके नगर पालिका ऐसी नाली तथा मल नाली को बंद कर सकेगी। तो इस धारा का अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका क्षेत्र में किसी भवन या भूमि में कोई नाली स्थित है जो मल नाली से भी जुड़ी हुई है, अर्थात जो भवन और भूमि का जल निकास है वो इस नाली के थ्रू सीवर लाइन तक जाता है और वह नाली भूमि और भवन के जल निकास के लिए पर्याप्त हो, लेकिन केवल एक प्रॉब्लम हो उस स्थिति में कि वह नगर पालिका की जो मल वहन की सामान्य पद्धति है उसके अनुकूल ना हो। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस नाली को और मल नाली को बंद कर सकती है, लेकिन नाली और मल नाली को बंद करने से पूर्व वह उस भूमि और भवन के लिए एक अलग से प्रभावी नाली की व्यवस्था करेगी। प्रभावी नाली की व्यवस्था करने के बाद यानी कि अल्टरनेट एक नाली बनाएगी जल निकास के लिए। उसकी व्यवस्था करने के बाद उस पुरानी नाली और मल नाली को बंद कर सकती है। नगर पालिका के पास यह शक्ति होगी। अगली धारा है धारा 212, जिसके अंदर अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस धारा में पहला पॉइंट है, नगर पालिका की आज्ञा के बिना या आदेश व विधियों के विरुद्ध मल नाली का निर्माण, पुनर्निर्माण या उनको जारी रखना। और दूसरा पॉइंट है कि ऐसी नाली अगर नगर पालिका की भूमि पर हो तो नगर पालिका के द्वारा लिखित आदेश ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके स्वामित्व में ये नालियां होंगी और उन नालियों को नष्ट करने, संशोधित करने, परिवर्तित करने आदि की अपेक्षा नगर पालिका कर सकेगी। भले ही ऐसे व्यक्ति ने नोटिस प्राप्त किया हो या ना किया हो, या उसका अनुपालन किया हो या ना किया हो, ऐसी शास्ति अर्थात पेनल्टी जो अनुपालन के लिए दायी है के अतिरिक्त जुर्माना जो मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 2000 रुपये तक का हो सकता है, इससे दंडित किया जाएगा। अब इस धारा के अर्थ को आप समझिए। यहाँ उन नालियों और मल नालियों की बात की जा रही है जो अप्राधिकृत रीति से बनाई गई हैं। यदि ऐसी नालियाँ नगर पालिका की भूमि पर स्थित हैं, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आती हैं और नगर पालिका की बिना परमिशन के बनाई गई हैं, अप्राधिकृत रूप से बनाई गई हैं, या फिर ऐसी नालियाँ नगर पालिका की जो विधियाँ और नियम हैं उनके प्रतिकूल हों, उनके विरुद्ध हों, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस व्यक्ति को नोटिस भेजती है और नोटिस भेजकर उस नाली को नष्ट करने या उसको परिवर्तित करने के लिए अपेक्षा करेगी। चाहे वो व्यक्ति नोटिस प्राप्त करे या ना करे, उस व्यक्ति पर पेनल्टी लगेगी जो कि उस आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक है। तो उस पेनल्टी के अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो कि 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 213, जिसके अंदर नगर पालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण के बारे में बताया गया है। जिसमें पहला पॉइंट है, यदि कोई नगर पालिका की आज्ञा के बिना नगर पालिका में निहित नाली में जाने वाली या उस नाली से बाहर निकलने वाली कोई नाली बनवाता है तो नगर पालिका 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है तथा लिखित नोटिस द्वारा नाली को तोड़ने और परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि कोई व्यक्ति ऐसी नाली का निर्माण करता है जो नगरपालिका की नाली में मिल रही हो या नगरपालिका की नाली से बाहर निकल रही हो, और ऐसी नाली का निर्माण नगरपालिका की आज्ञा के बिना करता है, तो उस स्थिति में नगरपालिका उस व्यक्ति पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है तथा लिखित नोटिस द्वारा नाली को तोड़ने और परिवर्तित करने की अपेक्षा भी कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, यदि नगरपालिका की आज्ञा के बिना नगरपालिका में निहित नाली, गटर, पुलिया के ऊपर किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्माण करता है
तो उस स्थिति में नगर पालिका लिखित नोटिस देकर निर्माण गिराने तथा अन्य कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगी। तो इस पॉइंट का अर्थ भी यह हो जाएगा कि आपने देखा होगा कई बार जो सरकारी नालियां होती हैं या नगर पालिका की जो नालियां, गटर इत्यादि के ऊपर लोग भवन का निर्माण करा देते हैं। जैसे यदि किसी के भवन के आगे से कोई गटर इत्यादि गया हुआ है जो अंडरग्राउंड है, तो लोग उस जगह को भी कवर करके भवन का निर्माण करा लेते हैं और भवन को आगे तक बढ़ा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा कार्य नगर पालिका की आज्ञा के बिना किया गया है तो नगर पालिका लिखित नोटिस देकर उस निर्माण कार्य को गिराने की अपेक्षा कर सकती है तथा अन्य कार्रवाई जो भी नगर पालिका उचित समझे कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकती है। तो धारा 213 के अंदर ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। अगली धारा है धारा 214, जिसमें नालियों आदि के निरीक्षण के बारे में बताया गया है। इस धारा को आप समझिए। इस धारा में पहला पॉइंट है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम के अधीन नाली, मलनाली, शौचालय प्लस शौचालय, गृहनाली, मलकूप का निरीक्षण कर सकेगा। अर्थात जितने भी प्रकार की नालियां हैं उन सब का निरीक्षण मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निरीक्षण कर सकता है। और इस निरीक्षण के प्रयोजन के लिए वह सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य समय में अपने सहायकों के साथ किसी भूमि या भवन में प्रवेश कर सकेगा और यथासंभव कम नुकसान करते हुए जहां ठीक समझे खुदवा सकेगा। अब इस पॉइंट का आप समझिए कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी नालियों का निरीक्षण कर सकता है और निरीक्षण करने के लिए वह दिन के समय में अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य समय में अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ किसी भी भूमि और भवन में प्रवेश कर सकता है तथा जहां उसको उचित लगे वहां खुदवा भी सकता है। तो यह पहले पॉइंट में दिया गया है। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए। ऐसे निरीक्षण तथा जमीन भरवाने या पहले जैसी करवाने का खर्च जब नाली, और यहाँ नाली के अंदर ये सभी प्रकार की नालियाँ शामिल हैं, जब नाली खराब स्थिति में ना पाई जाए या उनका निर्माण विधि का उल्लंघन ना करता हो तो नगर पालिका उठाएगी। अन्यथा कुल खर्चे के 10% की दर से प्रशासनिक व पर्यवेक्षण प्रभारों सहित ऐसी नाली के खर्च स्वामी द्वारा संदत्त किए जाएंगे। अब दूसरे पॉइंट का अर्थ समझिए। पहले पॉइंट में हमने देखा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी है वह भूमि या भवन में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण के लिए वह गड्ढे भी खुदवा सकता है। यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके प्राधिकारी ने किसी भवन में या भूमि में प्रवेश किया और निरीक्षण करने के बाद वहां गड्ढे भी खुदवाए तो उसको गड्ढे को भरवाने का और पहली जैसे दिशा में वापस लाने का जो भी खर्च होगा वह किसके द्वारा वहन किया जाएगा, इसके बारे में पॉइंट 2 में चर्चा की गई है। बताया गया है कि जो भी गड्ढे इत्यादि खोदे जाएंगे निरीक्षण के दौरान, यदि किसी नाली में किसी भी प्रकार की खराबी ना हो, अर्थात नालियां सही तरीके से बनाई गई हों, और साथ में यह भी दिया गया है कि उनका जो निर्माण हुआ है, अर्थात किसी भवन या भूमि में जो भी नालियां हैं उनका निर्माण किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करता हो, तो निरीक्षण के दौरान जो गड्ढे खोदे गए हैं उन गड्ढों को भरवाने का और पुनः उसी स्थिति में जमीन को लाने के लिए जो भी खर्च होगा वह नगर पालिका उठाएगी। इसे आप अन्य प्रकार से समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए किसी अधिकारी के द्वारा किसी के भूमि या भवन में प्रवेश किया, उन्होंने वहां निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह पाया कि सब कुछ सही स्थिति में है, किसी भी प्रकार के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस जमीन को वापस उसी स्थिति में लाने के लिए गड्ढा अगर करा है तो गड्ढे को भरने के लिए जो भी खर्च होगा वह नगर पालिका खुद उठाएगी। लेकिन आगे दिया गया है अन्यथा, अर्थात जो नाली भूमि या भवन में बनाई गई हैं वह सही प्रकार से नहीं बनाई गई हैं या फिर वह किसी प्रकार की विधि का उल्लंघन करती हैं, तो फिर गड्ढा भरवाने का और पुनः उसी रूप में भूमि को लाने का जो भी खर्च होगा वह खर्च प्लस 10% एक्स्ट्रा जो प्रशासनिक व पर्यवेक्षण प्रभार सहित जो नाली और भवन का स्वामी है उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा। अर्थात यदि किसी भवन की नाली में निरीक्षण के दौरान कमी पाई जाती है या विधि का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भी खर्चा होगा प्लस उस खर्चे का जो भी 10% है वह 10% प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में उस व्यक्ति से जिसकी भूमि या भवन है या जो नाली का स्वामी है उस व्यक्ति से वसूला जाएगा, अर्थात स्वामी द्वारा संदत्त किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में
आई होगी। अगली धारा है धारा 215, जिसके अंदर कतिपय संक्रमणों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस धारा का सीधा सीधा अर्थ यह है कि कुछ कार्यों को नगरपालिका भूमि या भवन के स्वामियों से नहीं करवाएगी, बल्कि नगरपालिका स्वयं निष्पादित करेगी। तो जिसमें पहला पॉइंट है, नगरपालिका जिन कार्यों को उचित समझे व्यक्ति को निष्पादन का विकल्प ना देकर अपने आदेश द्वारा नगरपालिका या अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित करवा सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि नगरपालिका जिन कार्यों को उचित समझे उन्हें उस व्यक्ति भूमि या भवन के स्वामी से ना करवा करके नगरपालिका स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के द्वारा उस कार्य को करवा सकती है। दूसरा है, कार्य का समस्त खर्चा 10% दर से प्रशासनिक व पर्यवेक्षण प्रभारों सहित व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा, जब तक नगरपालिका किसी आदेश द्वारा नगरपालिका निधि से किए जाने की मंजूरी ना दे। तो इस प्रकार का कार्य जब नगरपालिका के द्वारा या अन्य अभिकरण के द्वारा किया जाएगा तो उसका खर्चा कौन वहन करेगा? तो दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि उस कार्य का सभी खर्चा प्लस 10% प्रशासनिक व पर्यवेक्षण प्रभार, तो जो टोटल कुल खर्चा होगा वह उस व्यक्ति यानी कि भूमि और भवन के स्वामी के द्वारा संदत्त किया जाएगा। केवल यहाँ एक कंडीशन यह दी गई है कि यदि नगरपालिका आदेश के द्वारा यह मंजूर कर दे कि इसका समस्त खर्चा नगरपालिका निधि से किया जाएगा, तो फिर वह खर्चा नगरपालिका निधि से होगा, अन्यथा वह सभी खर्चा उस व्यक्ति के द्वारा संदत्त किया जाएगा। तीसरा है, प्राइवेट भवन भूमियों के जल निकास के लिए या उससे सशक्त कोई पाइप फिटिंग या अन्य साधयंत्र यदि भी नगरपालिका के खर्चे पर प्रदत्त किए गए हों या निर्मित हों तो नगरपालिका की संपत्ति माने जाएंगे, जब तक नगरपालिका उनमें अपने हित को भूमि या भवन के स्वामियों को अंतरित ना कर दे। तो इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि कोई भी प्राइवेट भवन है या भूमि है जो किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में हो और नगरपालिका उस भवन या भूमि में किसी प्रकार का कोई कार्य करवाती है और उस कार्य में कोई पाइप की फिटिंग भी करवा सकती है या अन्य कोई भी कार्य जो नगरपालिका की निधि से, नगरपालिका के पैसे से या फिर नगरपालिका के रुपए से वहाँ पाइप फिटिंग और अन्य जो भी साधन हैं जो उस कार्य में यूज हुए हैं, आए हैं, प्रदत्त किए गए हैं या नगरपालिका की निधि से निर्मित किए गए हैं, तो वह नगरपालिका की संपत्ति समझे जाएंगे। भले ही वे लगे किसी प्राइवेट भवन में हों, लेकिन यदि नगरपालिका की निधि से आए हैं तो नगरपालिका की संपत्ति ही समझे जाएंगे। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दी है कि यदि नगरपालिका उन सभी वस्तुओं में जो उस प्राइवेट भवन में लगाई गई हैं अपने हित को उस भवन या भूमि के स्वामियों को अंतरित कर दे, अर्थात ट्रांसफर कर दे, तो फिर उन सभी पर स्वामित्व उस भूमि और भवन के स्वामी का हो जाएगा। अर्थात नगरपालिका की निधि से जो भी सामान, पाइप फिटिंग और अन्य साधन हैं जो उस प्राइवेट भवन में लगाए गए हैं, यदि उनका हक और हित नगरपालिका उस भवन या भूमि के स्वामी को ट्रांसफर कर दे तो फिर वह नगरपालिका की संपत्ति नहीं समझे जाएंगे, वह भूमि या भवन के जो स्वामी हैं उनकी संपत्ति माने जाएंगे। तो यह धारा 215 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा भी आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 216, जिसके अंदर जल प्रणाल आदि को ले जाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। जल प्रणाल से आशय यहाँ पर हो जाएगा कि जो पानी की सप्लाई हमारे घरों में होती है उसकी व्यवस्था की बात की गई है। इस धारा में दिया गया है कि राज्य सरकार का जल प्रदाय विभाग या नगरपालिका यदि नगरपालिका को जल प्रदाय करने, जल प्रदाय संबंधी कार्यों का निर्माण करने, रखरखाव करने का कर्तव्य निहित हो, तो यहाँ हम या तो जलादाय विभाग के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नगरपालिका की। और नगरपालिका की बात उस स्थिति में की जा रही है जब नगरपालिका को जल प्रणाल का और जल प्रदाय करने का कर्तव्य सौंपा गया हो। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका के भीतर या बाहर जल प्रणाल, पाइप और प्रणालिका ले जाने, उसे नवीकृत करने, मरम्मत करने की वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो नगरपालिका को नाली के संबंध में प्राप्त हैं। तो इस धारा में यह बताया गया है कि राज्य सरकार का जो जल प्रदाय विभाग है उसको और नगरपालिका को उस स्थिति में जब नगरपालिका को जल प्रदाय का कार्य सौंपा गया हो तो उस स्थिति में नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और बाहर जल प्रणाल, पाइप और प्रणालिका को
नवीकृत करने, उनका मरम्मत करने, उनका रखरखाव करने की वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो नगर पालिका को नाली के संबंध में प्राप्त थीं। और नाली के संबंध में जो शक्तियाँ प्राप्त थीं उन्हें हम पिछली धाराओं में पढ़ के आ चुके हैं। तो यह धारा 216 के अंदर दिया गया है। अब हम अगली धारा देखते हैं। अगली धारा है धारा 217, जिसके अंदर व्यावसायिक बहिर्शराब के संबंध में विशिष्ट उपबंध के बारे में बताया गया है। अर्थात जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगी होती हैं उनसे जो भी वेस्ट बाहर निकलता है उसके संबंध में यहाँ बात की गई है। तो इस धारा में दिया गया है, किसी व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी नगर पालिका के अनुमोदन से या अधिनियम और बनाई गई उपविधियों के द्वारा जहां तक अनुज्ञात किया जाए ऐसे अनुमोदन के बिना नगर पालिका की नाली में ऐसे परिसर से होने वाले कोई बहिर्शराब का निस्सारण नहीं करेगा। इस धारा का अर्थ यही हो जाएगा, कोई व्यावसायिक परिसर है, इंडस्ट्री है, उद्योग धंधा लगा रखा है जिससे किसी भी प्रकार के वेस्ट का निस्सारण होता है, अर्थात जो भी बहिर्शराब है उसका जो भी निस्सारण करना होगा उसके लिए नगर पालिका की परमिशन की आवश्यकता होगी और इस अधिनियम के अधीन जो व्यवस्था की गई है उसके अनुरूप ही व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी उस बहिर्शराब का निस्सारण कर पाएगा। यह धारा 217 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ धारा 216 और 217 दोनों आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराओं का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।